हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो लेसन है चैप्टर नंबर फर्स्ट का 4th सेशन है ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने जो फर्स्ट में पढ़ा था, हम सबसे पहले पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हमने सेकंड टॉपिक जो किया था वो केमिकल इक्वेशन का किया था, ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण। बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझा चुका हूँ। और थर्ड जो चैप्टर हमने लेसन में किया था, टॉपिक था, हाँ, हम कर चुके थे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। ये हम कर चुके थे, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे ये सारे कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अब जो टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यानी कि ये जो हमारे टॉपिक हैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, यानी केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं कि अगर कोई भी रिएक्टेंट हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारी कौन सी होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। क्लियर है। केमिकल रिएक्शन होती है, इसको मैंने केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा था। एक वर्ड फॉर्म थी, एक सिंबल फॉर्म थी। इसका मतलब है, एक तो शब्दों के रूप में अपन लिख सकते थे, दूसरा अपन लिख सकते थे उसके सिंबल्स के रूप में या प्रतीकों के रूप में। क्लियर है। आगे अपन बात कर रहे थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। वो हम बहुत अच्छी तरह से कई बार प्रैक्टिस करके हम कवर कर चुके हैं। और हमारा जो रनिंग में टॉपिक चल रहा है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा था, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं ये हम, और इसमें भी मैं एक टॉपिक करा चुका था। इसमें हम शायद नहीं, ये हम कर चुके थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं ये जो संयोजन अभिक्रिया है इसके बारे में आपको थोड़ी सी वो बता दूं। देखो, कॉम्बिनेशन मीन्स होता है कंबाइन करना, यानी कि जुड़ना। अगर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलकर कोई सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक सेकंड रुको आप। हाँ, तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो, यहाँ तक मैं कवर करा चुका हूँ, और अगर यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आप थम्स अप करें और बताएं कि सर ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी हैं। दूसरी बात, जिनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है वो पहले जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लें एक बार, क्योंकि हमारे इस चैप्टर की 3 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसके बाद हाँ, तो हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। यानी कि अगर 2 और मोर रिएक्टेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके कोई सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बहुत ही अच्छी तरह से और स्लो तरीक़ा से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो भी भाई बहन नए जुड़ रहे हैं, और अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, उनके लिए शेयर किया करें कि सर यहाँ पे देखो नए सेशन की 2023-24 का आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसी चेंज को लेकर और हम ये क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं आपके लिए। और जो भी चेंजमेंट हुआ है, जो भी चैप्टर आपके लेसन हट गए हैं सिलेबस में से, इसकी उसी के अकॉर्डिंग अपन तैयारी कर रहे हैं और बड़े अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहे हैं। देखो क्योंकि पहला जो सिलेबस था उसमें साइंस में 16 चैप्टर थे और अब हैं 13 चैप्टर। तो कहीं ना कहीं आपको एक फ़ायदा हो गया है कि 3 चैप्टर तो आपके हटा दिए गए हैं, है ना। उसके बाद अपन बात करें तो देखो अभी फर्स्ट लेसन चल रहा है हमारा। फर्स्ट लेसन का ये 4th पार्ट है और एक वीडियो और होगी, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक अपन क्वेश्चन के लिए करेंगे, तो लगभग 6 वीडियोज़ में आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो प्रीवियस वीडियोज़ होंगी वो देखी होंगी और आपने सारा कुछ याद किया होगा, ठीक है। तो बात कर रहा हूँ मैं, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया हमारा। अब मैं नेक्स्ट लूँगा, देखो अब मैं 2 रिएक्शन एक साथ ले रहा हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ देखो मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और मैं बात करने वाला हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसको कहेंगे अपन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और इसको हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो दोनों रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन अगर समझ में आ गई तो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप कतई टेंशन लें नहीं। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, एक एक चीज़ इतनी आसानी से समझाऊंगा, आप 1-2 बार देख लें इनको ना, मेरी गारंटी अगर आपको ये ज़िंदगी में अगर कभी भूल जाएँ तो, ठीक है। मैं बात करूँगा एक्सोथर्मिक की। देखो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, देखो आपको EX लेना है यहाँ से, ठीक है। क्या लेना है? EX, और EX को मैं लिख रहा हूँ एग्जिट, ठीक है। EX से क्या ले लिया मैंने? एग्जिट। अब मुझे एग्जिट करना है, क्या एग्जिट करना है? तो मुझे एग्जिट करनी है एनर्जी, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैं उसको कौन सी रिएक्शन कहूँगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे एंडोथर्मिक की, ये इसकी बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें अगर मुझे एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसमें क्या होगी? एनर्जी मुझे बाहर से देनी पड़ेगी, यानी कि इसमें एनर्जी क्या होता है? बाहर से देनी पड़ती है, ठीक है। इसमें से एनर्जी निकलती है और इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। देखो सीधी सिंपल बात है, अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है अपनी तरफ से, अब हो सकता है देखो एनर्जी को अपन सनलाइट के रूप में भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के रूप में, भाई वो भी तो एक एनर्जी है। फिर मैं हो सकता है उसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा दूं, ठीक है, यानी कि विद्युत के द्वारा, भाई विद्युत भी एक एनर्जी है। और अगर
मैं इसको सनलाइट ले ले, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर के रूप में भी अगर मैं बाहर से वो दे रहा हूँ एनर्जी या टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? देखो, एक्जोथर्मिक का मतलब है EX मतलब एग्जिट, और एग्जिट को अपन कहेंगे अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी एग्जिट हो रही है या रिलीज हो रही है, तो वो मैं कौन सी रिएक्शन कहूँगा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहूँगा। ठीक है, दूसरी बात। और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहूँगा? कि अगर एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब अपन एक एक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो, इसमें हमें लिखना है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ, भाई रिएक्शन है तो उत्पाद तो बनेंगे, उत्पाद बनने के साथ साथ क्या रिलीज होगी? ऊष्मा रिलीज होगी, यानी कि ऊष्मा निकलेगी या ऊष्मा रिलीज होगी, एक ही बात है। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इन विच रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड along with formation of प्रोडक्ट। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। यानी कि ऐसी रिएक्शन, कोई भी ऐसी अभिक्रिया, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्लियर है? अब देखो, अब मैं नॉर्मली अगर बात करूं, ऐसी कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं? ठीक है, अब देखो, अगर जैसे कि अपन घरों में गैस यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें देखो क्या क्या मिलता है। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। चलो, मैं एक नेचुरल एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन क्रिया कर रहे हैं। अब देखो, चाहे हम कितने भी ठंडे मौसम में हो, है ना, हम सांस ले रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और रेस्पिरेशन के दौरान हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान हमारे जो हम इंटेक किया, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जब अपन बाहर निकालते हैं CO2, उसके साथ हमें एनर्जी भी रिलीज़ करने को मिलती है। आप देखेंगे कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी जो सांसें हैं वो गर्म आती हैं जब अपन बाहर छोड़ते हैं। आप एक बार चेक करके देखें। देखो भाई, चलो एक बार चेक करके देखो, जब अपन सांस ले में और सांस बाहर छोड़ें तो कैसी सांस हमें? गर्म हमें ना। तो यहाँ की बेहतर कौन सी रिएक्शन रहे में? एक्जोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, जैसे कि मैंने ले लिया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। श्वसन कैसी रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक है। देखो, श्वसन क्रिया अपन जब करते हैं तो अपन एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। देखो, श्वसन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं? O2 की प्रेजेंस में करते हैं। O2 की प्रेजेंस में हम श्वसन करते हैं और हमारे अंदर होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आ गया? देखिए,
हाँ देखो, इस रिएक्शन में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, अभी मैं प्लस के बाद कुछ लिखने वाला हूँ, आप ध्यान रखना। देखो, जब हमने खाना खाया, ठीक है, हमारा जो खाना है वो हमारे जो बॉडी में वो किसके रूप में होता है, वो होता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। तो वो जो ग्लूकोज हमने ले रखा है, अगर अपन बाहर से इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन, यानी कि जब हम अपन सांस लेते हैं तो बाहर से हमें ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा। अब जैसे ही ये ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, अपन नॉर्मली अगर देखें, हम जब सांस लेते हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी। आपको नॉर्मली अगर अपन अपने माइंड से सोचें तो जब अपन सांस लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो कौन सी गैस निकली है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना, कोई दिक्कत हो जाएगा यार, ठीक है। आगे देखो, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, लेकिन जब अपन सांस लेने के बाद बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट H2O के होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं H2O के। यानी कि जब अपन सांस लेते हैं, आप प्रैक्टिकली सोचो कि जैसे आप सांस ले रहे हो, है ना, और अगर आपके सामने ऐसे सांस लेते हैं तो जैसे ही हमारी सांस बाहर आती है तो हमारी सांस के अंदर थोड़ी सी जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, पानी की होती है, यानी कि वाटर होता है, ठीक है। प्लस अब आपने देखा होगा कि जब हम सांस ले लेते हैं तो जब अपन सांस रिलीज़ करते हैं तो उसके बाद हमारी जो सांस हैं वो थोड़ी सी गर्म होती हैं। आप चाहे कितने भी ठंडी जगह पे हो, चाहे आप कहीं पे चले जाओ, आपकी जो सांस कैसी होती है, बिल्कुल ठंडी होती हैं। इसका मतलब गर्म होती हैं। और इसका मतलब है कि हम जब सांस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते ही हैं, H2O भी छोड़ते हैं। प्लस आज से आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम सांस लेने के दौरान एनर्जी भी रिलीज करते हैं, यानी कि ऊष्मा को भी रिलीज करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को है? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ठीक है। फिर मैं एक एग्जांपल और बनाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या था कि ऐसी रिएक्शन, मैं दोबारा बता दूं, एक्जोथर्मिक से आप एक्स ले लो, एक्स से आप एग्जिट ले लो। एग्जिट क्या करेगी, एनर्जी, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान अगर कोई उत्पाद बन रहा है उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। इज दैट क्लियर? आगे देखो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक गैस का जलना या फिर दहन करना। प्राकृतिक गैस का अगर अपन दहन कर रहे हैं, यानी कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब देखो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसमें यह आएगी कि नेचुरल गैस क्या होती है ना। देखो नेचुरल गैस होती है हमारी CNG और, ठीक है, सॉरी LPG जो अपन घर पे यूज़ करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन, LPG यूज करते हैं, ठीक है। इस LPG में होता है CH4 यानी कि मेथेन। क्या होता है, मेथेन होता है, यानी कि LPG के अंदर क्या होता है, मेथेन, है ना। जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसमें क्या होती है, मेथेन होती है। अब इस मेथेन को मैं जला रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर जलती है वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के नहीं जल सकती है, ठीक है। यानी कि हम जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिएगी, है ना। अब देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब हमारी कोई चीज़ जलती है, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो बर्न करते ही हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता ही है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मिलेगा H2O। मैं इसको बैलेंस करके देखता हूँ एक बार।
देखना हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है। ठीक है, हम एक्जोथर्मिक पढ़ रहे हैं। एक्जोथर्मिक का मतलब है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो वो कौन सी है, हमारी एक्जोथर्मिक है। ठीक है, और एक्जोथर्मिक में मैंने एक एग्जांपल लिया कि चलो आप इसको ये तो समझने के लिए ये लिखना मत बोली। ठीक है, यानी कि मेथेन का रिएक्शन करा रहे हैं अपन ऑक्सीजन से, या अपन प्राकृतिक जो नेचुरल गैस है उसको बर्न कर ले, और जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमें चाहिए होती है। अब जैसे ही वो गैस जलती है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। भाई अपन घर पे देखें, अपन अब देखना घर पे जब अपन गैस जलाते हैं ना, गैस जलाई आपने, तो जब गैस जलती है ऊपर जी की जो लौ होती है वो थोड़ी सी रेड कलर की होती है, उसके नीचे थोड़ी सी ब्लू या ग्रीन टाइप का होता है। ठीक है, तो जो लौ हमारी जो रेड कलर की होती है उसमें जो होता है वो जल होता है, यानी कि पानी होता है, इसलिए वो रेड कलर की जलती है। दूसरी बात, जब अपन किसी चीज़ को जला रहे हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि इसके साथ साथ वो एनर्जी भी रिलीज करती है। भाई हम गैस जलाएंगे तो वो एनर्जी नहीं देगी, ऊष्मा देगी कि नहीं देगी, देगी। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल थे ये कौन से थे, हमारे एक्जोथर्मिक रिएक्शन के। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या था कि जब कंबाइन हो रहे थे हमारे रिएक्टेंट और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, वो कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के बाद मैंने बात की एक्जोथर्मिक की, लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एग्जिट कर रही है, रिलीज कर रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक। अगर मैं बर्न कर रहा हूँ नेचुरल गैस को तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कौन सी है, एक्जोथर्मिक है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार मैं जो भी हमारे साथ अभी बने हुए हैं वो उनसे मैं कहूँगा कम से कम लाइक तो कर दिया करो, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और आप दूसरी बात ये याद रखें कि जो भी हमारे दोस्त होते हैं उनके लिए शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम एंडोथर्मिक को एक हमारी आएगी एक रिएक्शन, उसके बाद करेंगे क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। देखो, अब एंडोथर्मिक से पहले मैं कराने वाला हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि इसको कहेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया। देखो, ये रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं तुम्हारे लिए 2-3 पॉइंट लिखा रहा हूँ, आप उनको पहले लिख लो एक बार, है ना। देखो, फर्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे मैं लिखा रहा हूँ ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन इक्वल लगा लेना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख लेना है। यानी कि ऊष्मा छिपी अभिक्रिया इक्वल होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमने लिखनी है, पहले आप लिख लो, मैं इनको समझाऊंगा मैं क्यों लिखा रहा हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इक्वल कर रहे हैं अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। यानी कि संयोजन अभिक्रिया जो है बिल्कुल सेम टू सेम आपको नोट कर लेना है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया या फिर इसको अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन। एक आप रिलेशन लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और होगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि या तो आप इसको ऑक्सीकरण लिख लें या आप इसको उपचयन अपक्रिया लिख लें, और ये जो मैं लिख रहा हूँ अपचयन अपक्रिया। देखो ये जो मैंने 3 लाइन लिखाई है, अगर आपको ये 3 लाइन समझ में आ गई ना तो मैं समझूंगा कि आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। बड़े ध्यान से समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो मैंने 6 रिएक्शन लिखाई हैं 3 लाइनें, लेकिन ये जो 3 लाइन है ना आपको पूरा चैप्टर को जो रिएक्शन से टाइप है वो उसको अच्छी तरह से याद करा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ एक्जोथर्मिक की। एक्जोथर्मिक में एग्जिट करती है, क्या एग्जिट करती है? एनर्जी एग्जिट करती है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एक्जोथर्मिक के बिल्कुल अपोजिट होती है एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा अशोषी अपक्रिया। अब ये तो हमें एनर्जी देती है और इसको अगर अपन करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। तो मैं ये कह सकता हूँ एक्जोथर्मिक जो है एंडोथर्मिक के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपने एक्जोथर्मिक सीख ली इसका मतलब है एंडोथर्मिक भी याद हो जाएगी। ठीक है, बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और डिकम्पोजिशन की। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, 2 और मोर जो रिएक्टेंट थे मिलके कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी कि एक उत्पाद बना रहे थे। वो कौन सी रिएक्शन थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसकी बिल्कुल अपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है यानी टूट रहा है, तो वो कौन सा है? डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन की। तो देखिए ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन में कमी आती है, ये आती है। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपन जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेंगे। आप इसको एक बार नोट कर लें अपनी रफ में, है ना। फिर मैं एक रिएक्शन और बता दूंगा अभी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, टूट जाएगा कई प्रोडक्ट में। ठीक है, आप लिख सकते हैं मैनी प्रोडक्ट्स, या फिर 2 और मोर प्रोडक्ट्स लिख लो। यानी कि अगर एक सिंगल रिएक्टेंट अगर टूट रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो मैनी प्रोडक्ट में या 2 और मोर प्रोडक्ट में, या आप लिख लो सिंपलर प्रोडक्ट में, यानी कि सामान्य सिंपलर प्रोडक्ट में वो टूट रहा होता है, तो इसको कहेंगे अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। छोटी सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे जुड़ रहे थे और डिकम्पोजिशन में टूटे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट है ये, इसको हम संगमरमर भी कहते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैं गर्म कर रहा हूँ तो एक तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और एक मिलेगा H2O। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 3 हैं ऑक्सीजन, अब यहाँ पे 3 हैं, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर रिलीज होगी CO2। एक सेकंड, हाइड्रोजन H2 नहीं CO2। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है,
ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, कैल्शियम यहाँ पे हाँ बैलेंस है। ठीक है, अब देखो कि जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ, ठीक है, जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इसको गर्म करना पड़ेगा। और जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करूँगा तो गर्म करने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि क्विक लाइम बनाता है। उसके साथ जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। अब मेरा मतलब ये था कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट देखिए टूट गया ना, तो अधिक एक या एक से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लिखेंगे, देखो एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे आप, 2AgCl, इसको मैं तोड़ रहा हूँ 2Ag + Cl2। देखो एक हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में और क्लोराइड में टूट रहा है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो जहाँ पे भी अगर कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि उसके प्रोडक्ट टूटेगा और अदर सिंपलर प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? डीकम्पोजिशन। अच्छा, ये भी इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? इसके लिए हमें सनलाइट की आवश्यकता ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अगर अपन इसको तोड़ना चाहेंगे तो हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। कर लिए नोट? एक एग्जांपल और लिखाऊंगा मैं इसका, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लिखेंगे हम, 2FeSO4, इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा, SO3 बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 8 हैं, तो ऑक्सीजन 3 और 2 और 3 8 हो गए, सल्फ़र 2 है, Fe 2 है, ठीक है, बैलेंस है। अब देखो इसमें जो है हमारा इसको देखो नाम लिख लो, इसका इम्पोर्टेंट है, फेरस सल्फेट, और ये है हमारा फेरिक सल्फेट। क्लियर है? हाँ, तो हमारा जो फेरस, चलो इसको इसमें भी मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। तो हमारा जो फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें टूट रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, देखो मैंने यहाँ पे ये साइन लगाया, देखो, और अब तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी तब मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया था। पता इसका मतलब है हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, यानी कि गर्म कर रहे हैं, और ये भी सनलाइट है तो हीट मिल रही है, यहाँ से भी हीट मिल रही है। तो इसका मतलब है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की या फिर सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी से हम एक सिंगल रिएक्टेंट को अदर यानी सिंपलर प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। और जब सिंपलर प्रोडक्ट में तोड़ते हैं, यानी कि सामान्य उत्पाद जब बनते हैं, तो क्या हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। और मैंने अभी बताया था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं उनमें हमें एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए मैंने इन सभी रिएक्शन में एनर्जी को लिया है, ये तो सनलाइट के रूप में है, ये हीट के रूप में है, ठीक है। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं, जो डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? हमारे एंडोथर्मिक के होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो हम कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, डीकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं एक्जोथर्मिक। एग्जाम्पल आपके एंडोथर्मिक के यही रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होगी, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक जो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया आप उसको याद करके आएँ,
जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो नोट कर लें, ठीक है। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर ज़रूर करें, उन्हें बताएं कि 2023-24 का जो सेशन है उसके अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं हमारी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हैं। आप लगातार तैयारी में बने रहें और वीडियो को लाइक करके जाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए 2 दिन में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर करने से पहले मैं हो सकता है आपका एक टेस्ट लूँ, तो आप साथ के साथ याद करते जाएं, जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो नोट करते जाएं साथ के साथ, ठीक है। बाकी का नोट्स जो आपको मिलेंगे लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी नोट्स की प्रोसेस चल रही है अभी, ठीक है। तो अभी कमेंट में आप करके बताएं कि दोस्तों आपको आज की ये क्लास कैसी लगी। जो भी भाई बहन नए हैं वो पहली वाली जो 3 वीडियो हैं वो ज़रूर देखें, ताकि आपको जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी हैं, जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। लेकिन जो हम सेकंड वाली वीडियो थी उसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है उसको भी हमने फॉर्मेशन को भी बताया था, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।